हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सागर। वेलकम्स टू यूजुलॉजी मान्या चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में, मतलब हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होती है। तो पहला आती है इन बॉकल कैविटी, मतलब बॉकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होती है। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन बॉकल कैविटी, मतलब पहले बॉकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू होती है। फूड विथ सलाइवा फॉर्म बोलस, मतलब जब हमारा खाना सलाइवा के साथ मिल जाती है तो ये बोलस बना देती है। मास्टिकेशन, व्हाट इज मास्टिकेशन? मास्टिकेशन इज द च्यूइंग ऑफ फूड, मतलब खाने को चबाना है। तो इसमें जो स्टार्च होती है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, जो कि हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होती है। तो ये सलाइवरी अल्फा एमाइलेज क्या करती है ना, स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए पीएच कितनी चाहिए ना, 6.7। उसके बाद मास्टिकेशन के बाद क्या होती है ना, डिग्लटिशन, मतलब स्वालोइंग ऑफ फूड, मतलब खाना को निगलना। Then bolus passes down to esophagus and to stomach through periodic peristaltic contraction, मतलब उसके बाद क्या होती है ना, डिग्लटिशन में क्या होती है ना, खाना फारिंग्स, उसके बाद एसोफागस, देन हमारा स्टोमक में एंटर कर लेती है। पर ये जो एसोफागस से स्टोमक तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ती है ना, इसके जो एसोफागस की वाल होती है वो क्या करते हैं ना, पीरियोडिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। उसके जरिए ये खाना नीचे जाता है। उसके बाद अब हमारा खाना कहां पर आ गया ना, स्टोमक पर। स्टोमक में कैसे डाइजेशन होती है, पहले देखते हैं कि स्टोमक की फंक्शन क्या होती है। इट एक्ट एज ए फूड रिजर्वर, मतलब ये खाना को टेम्पोरली स्टोर करती है। उसके बाद ये एक मैकेनिकल मिक्सर है, मतलब इसकी जो वाल होते हैं उनमें भी क्या होती है ना, पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के मदद से ये जो हमारा फूड चर्निंग होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा जो स्टोमक होती है इसमें बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूस। इस डाइजेस्टिव जूस में क्या होते हैं ना, पेप्सिन होते हैं। देखिए पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, कहां पर ना, स्टोमक में। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म से हाइड्रोक्लोरिक के मदद से पेप्सिन जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब पेप्सिन क्या करेगा ना, जो हमारे जो प्रोटीन होते हैं खाने में, ये प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेगी, जो कि शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स होते हैं। इसके लिए पीएच कितनी चाहिए ना, 1.6 से 3.9, जो कि हमारा स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच 1.6 से 3.9 तक बैलेंस कर लेती है। अब देखेंगे एक्शन ऑफ रेनिन के बारे में। जो ये प्रो रेनिन है, जो कि एक प्रो एंजाइम होती है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो इसको क्या करती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेनिन में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये रेनिन क्या करेगा ना, कैसिन जो कि मिल्क प्रोटीन है, जो कि मिल्क में पाए जाते हैं, कैसिन को रेनिन पैराकेसिन में कन्वर्ट कर लेगी। उसके बाद पैराकेसिन कैल्शियम से मिलकर बन जाएगी क्या ना, कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो कि कर्ड। अब कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन के मदद से पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या ना, स्टोमक में प्रोटीन की डाइजेशन के बारे में। पर नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड फैट डाइजेशन इन स्टोमक, मतलब फैट डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टोमक में नहीं होती है। गैस्ट्रिक जूस एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा ये पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब हमारा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कहां पर डाइजेस्ट हो गया था ना, ये हमारा माउथ में डाइजेस्ट हो गया था, और यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया ना, हमारा प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हमारे जो गैस्ट्रिक जूस से मिलकर ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या बनाती है ना, काइम बनाती है। अब ये काइम क्या करेगी ना, स्टोमक से निकलकर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर लेगी। डाइजेशन टेक्स 3 to 5 hours इन स्टोमक डिपेंडिंग ऑन फूड, मतलब खाना जिस तरह का होगा उसके जरिए
हम क्या होगा ना, डाइजेशन 3 से 5 घंटे तक होती है। मतलब हम अगर फ्रूट्स खाएंगे तो डाइजेशन स्पीड हो जाएगी, अगर हम कोई भी मीट खाएंगे तो ये डाइजेशन बहुत बहुत ही लेट से होगी, कंप्लीट होगी। अब हमारा खाना कहां चली गई है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट होता है क्या, ड्यूडेनम। अब देखेंगे कि ड्यूडेनम में कैसा हमारा डाइजेशन होती है। फूड मिक्स्ड विथ अल्कलाइन बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, म्यूकस फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड। मतलब हम पहले वीडियो में पढ़े थे कि हमारा ड्यूडेनम में एक ओपनिंग होता है जो कि एम्प्यूला ऑफ बेटर, जिसमें क्या होती है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट मिलकर इसका जो सिक्रेशन एम्प्यूला ऑफ बेटर के जरिए ड्यूडेनम में एंटर करते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल होते हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रोजाइमिन एंड सिक्रेटिन, ये 2 हार्मोन को सिक्रेट करते हैं कि कौन ना, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। अब देखेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करती है ना, कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। मतलब ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करती है ना, गॉल ब्लैडर को बोलती है रे भाई बाइल जूस सिक्रेट करो, हमारे पास खाना आ गया है, अब हम उसको डाइजेशन करने वाले। वैसे ही पैंक्रोजाइमिन क्या करेगा ना, स्टिमुलेट एक्टिनर सेल ऑफ पैंक्रियाज टू सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। जैसे ही कोलेसिस्टोकाइनिन क्या ना, गॉल ब्लैडर को बाइल जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट किया, वैसे ही पैंक्रोजाइमिन क्या करेगा ना, पैंक्रियाज की एक्टिनर सेल को ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। अब हम देखेंगे क्या ना, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। मतलब पैंक्रियाटिक जूस हमारा फूड में कैसे एक्ट करती है। तो हमारा फूड में क्या पाए जाते हैं ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होती है। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होती है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज क्या करती है ना, इट हाइड्रोलाइज इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स। मतलब हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की चेन में जो हमारा इंटरनल पार्ट होती है, मतलब इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड रिलीज कर लेती है। वैसे ही जो एक्सोपेप्टिडेज क्या करेगा ना, इट हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स फ्रॉम सी और एन एंड्स, मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड्स। एक तरफ कार्बन होगा, दूसरे एंड में नाइट्रोजन एंड होगा। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा ना, कार्बन एंड को ब्रेक डाउन करेगा। वैसे ही अमीनोपेप्टिडेज क्या करेगी ना, नाइट्रोजन एंड को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड रिलीज कर लेंगे। अब देखेंगे ट्रिप्सिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है और इनएक्टिव प्रो एंजाइम से ट्रिप्सिनोजेन क्या करेगा ना, एंटेरोकाइनेज जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, एंटेरोकाइनेज के मदद से ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करेगी ना, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेगी। मतलब पेप्टाइड्स ऑफ वेरिएबल लेंथ, अलग अलग लेंथ के और अलग अलग लंबाई के पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेगी। इसके लिए पीएच कितनी चाहिए ना, 7.8, जो कि पैंक्रियाटिक जूस की पीएच होती है। मतलब ये अल्कालाइन जूस है। ट्रिप्सिन इज ए एंडोपेप्टिडेज। मतलब ट्रिप्सिन क्या करेगी ना, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद आता है क्या ना, काइमोट्रिप्सिन। इट इज ऑल्सो ए एंडोपेप्टिडेज। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में होने वाला प्रो एंजाइम्स होती है, ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा ना, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेगी। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेगी। इसके लिए भी पीएच 7.8 चाहिए। अब क्या आता है ना, इलास्टेज। इट इज ए ऑल्सो एंडोपेप्टिडेज। मतलब ये भी इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है। इसमें एक है प्रो इलास्टेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होने वाला प्रो एंजाइम्स होती है। प्रो इलास्टेज को ट्रिप्सिन क्या करेगी ना, एक्टिव फॉर्म जो कि इलास्टेज में कन्वर्ट कर लेगी। अब ये इलास्टेज क्या होगा ना, ये इलास्टेज इलास्टेज
पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेगी, मतलब इलास्टेज के मदद से इलास्टिन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखेंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में। वैसे ही एक इनएक्टिव प्रोएंजाइम होती है जिसका नाम है क्या ना, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर लेगी, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करेगा ना, पेप्टाइड्स को ये डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेगी। वैसे ये पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस होते हैं, या ये क्या करते हैं ना, आरएनए को राइबो न्यूक्लियस और जैसे कि डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, जो कि पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस होते हैं। आरएनए को ये न्यूक्लियोटाइड्स में एंड डीएनए को भी न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर लेगी। जैसे में आरएनए में क्या होते हैं ना, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल होते हैं। वैसे डीएनए में क्या होते हैं ना, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायामीन होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन डाइजेशन के बारे में। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा ड्यूडेनम में क्या होती है ना, स्टार्च को पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, पीएच जिसका है 7.8, पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर लेती है। वैसे डाइजेशन ऑफ फैट्स, ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट है, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट कहां से आते हैं ना, बाइल जूस से आते हैं, जो कि लिवर से सिक्रेट होकर हमारा गल ब्लैडर में स्टोर होकर रहते हैं। उसके बाद गल ब्लैडर से बाइल डक्ट के जरिए एम्पुला वेक्टर से निकलकर ड्यूडेनम में सिक्रेट होते हैं। तो ये जो बाइल सॉल्ट क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को एमल्सिफाइड कर लेगा, मतलब यहां पर क्या होती है ना, एमल्सिफिकेशन होती है। अब ये एमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स लाइपेज के मदद से, लाइपेज कहां पर होती है ना, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ये लाइपेज के मदद से एमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन डाइजेशन। कहां पर ना, ड्यूडेनम में। उसके बाद खाना कहां पर जाएगी ना, ड्यूडेनम से ये ट्रैवल करके नीचे इलियम में जाएंगी। तो अब हम देखेंगे डाइजेशन इन इलियम। तो इलियम में क्या होती है ना, बहुत सारे क्रीप्स ऑफ लिवर कून पाए जाते हैं। ये जो क्रीप्स ऑफ लिवर कून क्या करते हैं ना, इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करते हैं। इंटेस्टिनल जूस में बहुत सारे क्या होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो देखिए माल्टोज, माल्टेज, माल्टेज क्या होती है ना, माल्टेज एक एंजाइम होती है जो माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनते हैं। ये माल्टेज क्या कर दिया ना, माल्टोज को ब्रेक डाउन करके दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज उसी तरह क्या होती है ना, आइसोमाल्टेज के मदद से आइसोमाल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही होती है क्या ना, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रेज के मदद से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनते हैं, सुक्रोज, जो कि सुक्रेज के मदद से फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वैसे ही लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलने के बाद लैक्टोज बनती है। तो लैक्टोज लैक्टेज के मदद से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे लिमिट डेक्स्ट्रिन, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज के मदद से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ट्राईहैलोज, ट्राईहैलेज के मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था हमारा इलियम में पूरा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बारे में। तो ये कि सारे के सारे क्या हुए ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे क्या हुए ना, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड से, मतलब सिंपल फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीजेस होते हैं एंड डाइजेस्टिव प्रोटीजेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीजेस क्या होते हैं। ये है एंटेरोपेप्टिडेज, मतलब हमारा एंटेरोकाइनेज। ये एक एक्टिवेटर एंजाइम होती है जो कि प्रो एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये क्या एक्टिवेट करती है ना, ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज के मदद से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेती है। अब पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव प्रोटीजेस के बारे में। हमारा एक डाइजेस्टिव
हमारा एक डाइजेस्टिव प्रोटीज है जो कि अमीनोपेप्टिडेज और इरेप्सिन। ये क्या करती है ना, इट हाइड्रोलाइजेस टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स एट एन टर्मिनस टू रिलीज अमीनो एसिड 1/1। मतलब ये अमीनोपेप्टिडेज एक क्या करती है ना, अमीनोपेप्टिडेज हमारा प्रोटीन की एन टर्मिनस की मतलब एन साइड से ये एक एक करके अमीनो एसिड को रिलीज करती है। पेप्टाइड्स अमीनोपेप्टिडेज के मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ये एक और एंजाइम है ना, डाइपेप्टिडेज। ये क्या करेगा ना, डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेज अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये थी हमारा प्रोटीन डाइजेशन के बारे में। कहां पर ना, इलियम में। अब देखेंगे फैट डाइजेशन। ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड, ये सारे के सारे इंटेस्टिनल लाइपेज के मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ ना, प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड फैट डाइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन कैसी होती है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आरएनए के लिए कौन सा न्यूक्लियस चाहिए ना, राइबो न्यूक्लियस। वैसे डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस चाहिए। देखिए न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद क्या होगा ना, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेटेज के मदद से न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा ना, न्यूक्लियोसाइडेज के मदद से नाइट्रोजन बेस जो कि आर्डेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड पेंटोज शुगर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे फुली डाइजेस्टेड फूड देन क्या होती है ना, डाइजेशन के बाद ये सारे के सारे विली के मदद से इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाते हैं। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। किस फॉर्म में ना, काइल फॉर्म में। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। सारे के सारे डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुके होते हैं। पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ वाटर एंड हमारा मिनरल्स को ये रीअब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होगा ना, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन के जरिए हमारा बॉडी से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।